आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और ट्रांसफ़र किस प्रकार से होता है, किस अनुच्छेद के तहत होता है, कोलेजियम सिस्टम क्या है। और साथ ही साथ में आपने ये डायलॉग बहुत बार सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तारीख पे तारीख तो मिलती है लेकिन मिलता नहीं है तो सिर्फ न्याय। तो दोस्तों अब ये जो डायलॉग है वो जल्दी ही पीछे छूटने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कुछ गाइडलाइन जो है, कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो वो भी अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखिए आप, केंद्र के रवैये से जज बनने से हट जाते हैं वकील। सुप्रीम कोर्ट चुनिंदा नामों पर कार्रवाई उठाए सवाल। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कोलेजियम सिस्टम के थ्रू न्यायाधीशों की नियुक्ति प्लस उनका ट्रांसफर से रिलेटेड जो है राष्ट्रपति को सिफारिश की जाती है, उस सिफारिश पर सरकार जब एक्शन नहीं लेती है, न उनकी नियुक्ति करती है, न उनका ट्रांसफ़र करती है, या कुछ चुनिंदा नाम जो होते हैं उनको तो अपॉइंट कर देती है, बाकी जो है नामों को पेंडिंग छोड़ देती है, तो उससे नाराज होकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। देख सकते हैं नियुक्तियों व तबादलों की फाइलें अभी लंबित है, तबादलों में देरी पर भी उठाए सवाल। तो दोस्तों अपन इस पे आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उच्चतम न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है, ठीक है। और इसके अंदर जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 124 खंड 1 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति अपने विवेक से नियुक्ति नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक कोलेजियम होता है, वो कोलेजियम जो होता है वो राष्ट्रपति को नियुक्ति की सिफारिश करता है, नाम भेजता है और उनको जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है या ट्रांसफ़र करता है। तो ये जो कोलेजियम सिस्टम है ये सेकंड जजेज केस 1993, याद रखना, सेकंड जजेज केस 1993 में 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कोलेजियम सिस्टम लागू किया था, ठीक है। तो इस कोलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। टोटल जो है 5 न्यायाधीश इस कोलेजियम के अंदर शामिल होते हैं। और इस कोलेजियम की सिफारिशों के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति या फिर ट्रांसफ़र का कार्य करता है, ठीक है। अगर अपन राज्यों की बात करें तो राज्यों के अंदर अनुच्छेद 214 के तहत उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। तो राज्यों के अंदर उच्च न्यायालय जो है उसके अंदर मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति जो होता है वो परामर्श लेता है किससे? सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर सीजेआई से परामर्श लेने का मतलब ये है कि जो सीजेआई के नेतृत्व में 5 न्यायाधीशों का जो कोलेजियम होता है उससे जो है वो परामर्श लिया जाता है, ठीक है। लेकिन किसी राज्य के अंदर अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो उसमें इस चीज़ को विशेष महत्व दिया जाता है कि उस कोलेजियम के अंदर उस राज्य के उच्च न्यायालय से आए हुए वरिष्ठ जो जज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वरिष्ठ जज हैं, ऐसे जजों को जो है उस कोलेजियम के अंदर जरूर शामिल किया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है सीजेआई के परामर्श से प्लस उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है। और अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो फिर उसमें उस राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे भी परामर्श लिया जाता है, ठीक है। यही ट्रांसफ़र की जो है प्रोसेस होती है। तो ये न्यूज़ देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार के रवैये पर खेद जताते हुए कहा है कि इसके कारण मेधावी वकील जज बनने से पीछे हट जाते हैं। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने जजों की नियुक्ति और तबादलों से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि कोलेजियम निश्चित संख्या में जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करता है, लेकिन केंद्र सरकार
चुनिंदा यानी सिलेक्टिव नामों पर कार्यवाही करती है। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में जब आप एक को नियुक्त करते हैं और दूसरे को नहीं, तो वरिष्ठता का आधार गड़बड़ा जाता है और जज बनने का आकर्षण खत्म हो जाता है। यानी कॉलेजियम जो नाम राष्ट्रपति को भेजता है तो सरकार उसमें कुछ सिलेक्टेड जो लोग होते हैं, अपने पसंदीदा लोग होते हैं, उनको तो ज्वाइनिंग कर देती है और बाकी नामों पर विचार नहीं करती। तो उससे क्या है कि फिर सीनियरिटी के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए कोर्ट ने जजों के तबादले के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों की मंजूरी देने में सरकार की देरी पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 5 वरिष्ठ जज विवेक का इस्तेमाल करते हुए न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश करते हैं, तो केंद्र सरकार को उस पर बैठे रहने की बजाय तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। जस्टिस कौल ने कहा कि हालांकि सुधार हुआ है और जो 6 माह में नहीं हुआ वो 1 माह में हो गया है। कॉलेजियम की ओर से दोबारा अनुशंसित 5 नाम, पहली बार अनुशंसित 5 नाम और तबादलों की 11 फाइलें अभी भी केंद्र के पास लंबित हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह ने आश्वासन दिया कि लंबित मामलों में 2 सप्ताह में कमी आ जाएगी। इस मामले की सुनवाई नवंबर के दूसरे सप्ताह में होगी। तो ये रिपोर्ट तो है उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर, ठीक है, उससे रिलेटेड। अब बात करते हैं कि तारीख पे तारीख ये जो डायलॉग है वो जल्दी ही छूट जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 12 सूत्री गाइडलाइन जारी की है। देखिए सुप्रीम कोर्ट जारी की 12 सूत्री गाइडलाइन, अब नई तारीख पर तारीख, जल्द फैसलों के निर्देश। ठीक है, देखिए न्यूज, मामले निपटाने में देरी से न्याय प्रणाली में भरोसा उठने के डर से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों में मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन पर अमल हुआ तो अब अदालतों में तारीख पर तारीख पढ़ने की व्यवस्था से राहत मिल सकती है। जस्टिस रविंद्र एस भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने विस्तृत फैसले में निचली अदालतों में प्रक्रियागत एवं हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग संबंधी 12 बिंदुओं के दिशा निर्देश जारी किए हैं। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिशा निर्देशों पर अमल के भविष्य में और दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। तो तारीख पे तारीख नहीं मिले और जो पेंडिंग केस है या केस हैं उन पर शीघ्र सुनवाई हो और जल्दी न्याय हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 12 दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। या आप देख सकते हैं, ये दिए प्रमुख दिशा निर्देश। देखिए मुकदमों की तारीखें दोनों पक्षों के वकीलों से चर्चा कर तय की जाएगी। तारीख तय होने पर दिन प्रतिदिन सुनवाई हो सकेगी। ठीक है, फिर देखिए निचली अदालतों के जज डायरी संधारित करेंगे और एक दिन में उतने ही मामले सूचीबद्ध करेंगे जितने सुने जा सके। इससे अनावश्यक स्थगन और पक्षकारों को परेशानी से बचा जा सकेगा। समन तालीम समयबद्ध तरीके से कराने पर नजर रखेंगे। जिला न्यायाधीश आंकड़े एकत्र कर मॉनिटरिंग करेंगे। ये कुछ निर्देश है। लिखित बयान आदेश निर्धारित 30 दिन की सीमा में हो। देरी होने पर कारण रिकॉर्ड पर दर्ज हो। एक बार ट्रायल शुरू होने के बाद नियमित सुनवाई हो। मुकदमे में देरी के लिए स्थगन नहीं दिया जाए। पार्टी की मांग पर अनावश्यक स्थगन हो तो दूसरे पक्षकार को मुआवजा मिले। 5 साल से लंबित मुकदमों की संख्या हर माह मजिस्ट्रेट जिला न्यायाधीश को भेजेंगे और जिला न्यायाधीश हाई कोर्ट की समीक्षा कमेटी को भेजेंगे। 5 साल से पुराने लंबित मुकदमों पर हाई कोर्ट की समीक्षा कमेटी हर 2 माह में समीक्षा करके सुधारात्मक उपाय करेगी। तो अगर इस प्रकार से इन दिशा निर्देशों का जिला न्यायालय के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा पूरी तरह से, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरी तरह से पालना की जाएगी तो निश्चित रूप से तारीख पे तारीख जो डायलॉग है वो जल्दी बीते समय की बात हो जाएगी। तो ये थी आपके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।